Hello students, welcome to Science Online Classes, Class 10 CBSE. Students, we have studied chapter number 12. Name of this chapter is electricity, and we have completed some numericals based on some formulas which are V equal to W upon Q, where V is equal to voltage difference, potential difference, and W is the work and Q is the coulomb. This is the formula for a closed circuit in electricity. Today we are going to discuss next topics of this chapter, and our first topic of this class is circuit diagram. We know that an electric circuit comprises a cell, a plug key, electrical component, and the connecting wires. It is often convenient to draw a symmetric diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols conventionally used. Conventional symbols used to represent some of the most commonly used electrical components are given in the table 12.1. मीन्स सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम में क्या क्या होता है? एक सर्किट डायग्राम में एक सेल होता है और बैटरी, जिसको हम बोल सकते हैं एक प्लग होता है, की होती है मीन्स, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वो रजिस्टर्स हो सकते हैं, या कोई बल्ब हो सकता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उस सर्किट को कनेक्ट करने के लिए, क्लोज सर्किट बनाने के लिए कनेक्टिंग वायर्स होते हैं जो कंडक्टर्स का काम करते हैं। ठीक है, अब इनको कैसे कैसे हम ड्रॉ करते हैं, अगर कि ये थोड़ी ना है कि वायर जिस तरह का होता है हम उसी तरह का वायर उसमें हम अपने नोटबुक या पेपर पे ड्रॉ करेंगे, या जिस तरह का बल्ब होता है, जिस तरह की एलईडी लाइट होती है उस तरह की एलईडी लाइट ड्रॉ करेंगे, या जिस तरह का स्विच होता है, प्लग होता है, उस तरह का प्लग ड्रॉ करेंगे। तो उसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए रहते हैं। इनको ड्रॉ करने के लिए वो सिंबल्स अब हम देख लेते हैं। वो सिंबल्स इस टेबल में दिए हुए हैं। इस टेबल में क्या हुआ है, क्या दिया गया है? सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन द सर्किट डायग्राम्स। जो सर्किट डायग्राम में कुछ कॉमन जो मतलब कंपोनेंट्स यूज होते हैं कॉमनली, उनके सिंबल्स दिए गए हैं। जो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अगर एक इलेक्ट्रिक सेल है तो उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं कि टू पैरेलल लाइंस होती हैं डिफरेंट हाइट्स की। ये जो बड़ी लाइन होती है उसको प्लस के साथ रखते हैं, और जो छोटी लाइन होती है उसको माइनस के साथ रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस वाला है, जो प्लस जहाँ पे लिखा हुआ है इसको पॉजिटिव साइड बोलते हैं, और जहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ये नेगेटिव साइड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बैटरी की बात कर लें, इन्वर्टर की जैसे बैटरी होती है उस तरह की बड़ी बैटरी की बात कर लें, तो उसमें क्या होता है, वो बैटरी में सेल्स कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में सेल्स कनेक्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सेल को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब जो उसका नेगेटिव जो साइड है उसको दूसरा जो सेल है उसके पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। मीन्स जैसे ये एक सेल है, इसका जो नेगेटिव साइड है मीन्स छोटी वाली जो लाइन है, इसको जो दूसरा सेल है उसके पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम सीरीज में बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट करके हम एक बैटरी का क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है इसके बाद प्लग और स्विच। अब स्विच की दो कंडीशन हो सकती है, या तो स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है। अगर स्विच ऑफ है तो मीन्स स्विच, यहाँ पे जो स्विच का डायग्राम है वो इस तरह का होता है। इसका मतलब होता है ओपन डायग्राम, मीन्स वो उसमें से जो करंट है वो फ्लो नहीं हो पाएगी। जब ये ओपन रहेगा तो वो फ्लो नहीं हो पाएगी, मीन्स स्विच ऑफ रहता है वो उस टाइम। अगर यहाँ पे हम इस स्विच में बीच में डॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है वो क्लोज्ड हो गया, मीन्स वो सर्किट को पूरे को कंप्लीट कर रहा है, मीन्स उसमें से करंट फ्लो हो सकता है, मीन्स वो तो स्विच ऑन है। ठीक है, इसके बाद आते हैं वायर को जॉइंट करने के लिए कौन सा सिंबल होता है। वायर को जॉइंट करने के लिए सिंबल जो होता है वो ये वाला सिंबल होता है कि एक वायर होता है, उसमें अगर दूसरा वायर कनेक्ट करना है तो उस दूसरा वायर हम उससे निकाल सकते हैं।
ठीक है। अगर हम बात करें कि दो वायर को क्रॉस दिखाना है और दोनों को जॉइंट नहीं दिखाना है, तो कैसे हम डिनोट करेंगे उसको? इस तरह से कि एक वायर जा रहा है, उसके ऊपर से दूसरा वायर गुजर रहा है, पास हो रहा है। अगर हम बात करें कि बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब, अब इलेक्ट्रिक बल्ब तो अलग अलग शेप्स के होते हैं, तो उनको हम उस तरह से नहीं ड्रॉ कर सकते। कुछ कुछ बल्ब को हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला बल्ब जो दिया गया है, इस तरह का इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। पर जब हम नोटबुक में या आंसर शीट में ड्रॉ करते हैं, तो हम ये इस तरह का उसका सिंबल ड्रॉ करेंगे बल्ब का, ना कि इस तरह का बल्ब ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है रजिस्टर्स, मीन्स रजिस्टर जिसमें कि वो करंट फ्लो रहता है। मीन्स जैसे कि रजिस्टर क्या होता है कि एक बल्ब की कुछ वोट होती है कि ये बल्ब इतने वोट का या ये एलईडी इतने वोट की, तो जो उसकी वोट जिसको हम बोलते हैं, वो रजिस्टर्स के अकॉर्डिंग उनकी वोट चेंज होती है। मीन्स जिसका रजिस्टर बड़ा होगा उसकी वो पावर भी वो ज़्यादा मतलब पावर ज़्यादा खींचेगा, मीन्स ज़्यादा पावर का यूज करेगा। तो सेम वही रजिस्टर होता है। अगर सिंपल रजिस्टर की बात करें तो ये एक फिक्स रजिस्टर हो गया कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करना है, अगर हमें रजिस्टेंस इसका चेंज करना है, तो हम इस तरह का जो सेकंड टाइप दिया गया है, इस तरह का यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा इस तरह का यूज कर सकते हैं। इसमें कैसे चेंज होता है कि जो ये एरो दी गई है, ये ऊपर वाली, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अमीटर। अमीटर क्या होता है? जो कि करंट को मेजर करता है कि उसमें कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, उसको एमीटर बोलते हैं। तो एमीटर को ड्रॉ करने के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं कि एक सर्किल बना के उसमें कैपिटल ए को लिख देते हैं, उसका सिरा एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। ये किसी तरफ भी प्लस माइनस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेल्स की जो सिचुएशन रहती है, ठीक है। इसके बाद आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एमीटर को एक चीज़ ध्यान नोट करने की है कि एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे एक के बाद एक, तो उसी वायर से एमीटर को कनेक्ट कर देंगे। पर जो वोल्ट मीटर होता है उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, मीन्स उसको इस तरह से सीरीज में कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है ओम्स लॉ। इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट? लेट्स एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हम मतलब क्या हम जान सकते हैं? हम जान सकते हैं इसके ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो उस एक क्लोज सर्किट में जो करंट फ्लो होती है, तो उसमें कोई रिलेशनशिप के होती है या नहीं होती, उनमें आपस में रिलेशन होता है या नहीं होता है, ये हम इससे ओम्स लॉ से जान सकते हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एक्टिविटी करते हैं। ये इसमें एक सर्किट हो गया जिसमें हम यहाँ पे अलग अलग सेल्स का, ये अगर हम बात करें कि ये जो हो गया, यहाँ पे हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सेल्स हो गए, बहुत सारे सेल्स को मतलब सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से हम उसको उसके वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, ये एक रजिस्टर लगा दिया, उसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, क्योंकि जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया जो कि सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो कि क्या करेगा, जो इसमें से जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं एमीटर से। और यहाँ पे एक की लगा दी, स्विच लगा दिया, जो कि जिससे हम स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिससे मीन्स करंट फ्लो हो गया नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम में यहाँ पे एक सेल से कनेक्ट करते हैं इसको, फिर यहाँ पे हम वोल्ट मीटर में हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं एक्स और वाई सिरे पे। उसके बाद सेकंड टाइम में क्या करते हैं, सेकंड टाइम में हम करते हैं कि दो सेल कनेक्ट कर दी, मीन्स उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगर हम दो सेल को कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तो उसका
ऑब्वियस सी बात है कि एक सेल मान लो 5 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा था, तो 2 सेल अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 10 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो 2 सेल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से कनेक्ट किया दूसरे टाइम में, सेकंड टाइम में, फिर इस जो रजिस्टर है इसके एक्स और वाई सिरे पर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं इस वोल्ट मीटर से, और यहाँ से अमीटर से और जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और थर्ड टाइम में क्या करते हैं, हम 3 सेल कनेक्ट करके 3 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके फिर एक्स और वाई सिरे पर और पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, और यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है वो निकाल लेते हैं, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फोर्थ टाइम में हम 4 सेल्स को कनेक्ट करके उससे फिर एक्स और वाई सिरे पर वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, और एमीटर में उसकी करंट मीन्स हम क्या निकाल रहे हैं कि एक तो वोल्टेज निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा करंट निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें रिलेशन इसमें चाहिए। तो अगर हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो क्या करंट भी बढ़ती जाएगी, तो वही हम यहाँ पे निकालते हैं। तो अलग अलग वोल्टेज पर मतलब अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पर अलग अलग करंट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, जैसे भी जितनी आती है। ठीक है, तो उसके बाद हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। उसमें क्या होता है, मतलब टेबल के अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो एक सेल कनेक्ट किया हुआ था तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 था, 0.4 वोल्ट था, तब उसकी करंट कितनी आ रही थी, यहाँ पे 0.1 मान लेते हैं। और जो सेकंड टाइम है जब हमने 2 सेल कनेक्ट कर दी तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डबल सेल हो गए, तो तब करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, यहाँ पे उसकी वैल्यू हो जाएगी। जब 3 सेल कनेक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये जब हम चारों सेल को कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो अगर जब हम इनकी वैल्यू को पुट करके हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये स्ट्रेट लाइन मिलती है। इस स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, और अगर हम A मतलब करंट की वैल्यू रखें और इनका रेशियो निकाल लें, मतलब V/I अगर हम निकालें तो हमेशा ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे V की वैल्यू अगर हम अलग अलग V की वैल्यू निकालें और I से उसका रेशियो निकाल लें तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, in this activity you will find that the approximately the same value for V/I is obtained in each case, means हमेशा V/I की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती। मीन्स इसका जैसे जैसे अगर V की वैल्यू बढ़ाएंगे I की जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें एक दूसरी तरफ कांस्टेंट रखना हो जाता है। ठीक है, थस the VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph as shown in figure 12.3. thus V/I is a constant ratio, means हमेशा constant रहेगा V/I. In 1827 a German scientist George Simon Ohm found out the relationship between current I flowing in a metallic wire and the potential differences across its terminal. He stated that the electricity current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V across its end, provided its temperature remains the same. It is called the Ohm's law. Other words, V directly proportional to the I. मीन्स V जैसे जैसे अगर हम V की वैल्यू बढ़ाते हैं तो यहाँ से जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I होता है, जैसे जैसे हम V की वैल्यू बढ़ाएंगे तो I की वैल्यू भी बढ़ेगी। और अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर हम इस कांस्टेंट का लिखते हैं, मीन्स जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने जो वैल्यू दी तो वो वैल्यू क्या थी, वो इस कांस्टेंट की वैल्यू थी कैपिटल R, जो कि क्या होती है, कैपिटल R क्या होती है, किसी उस मेटल की रेजिस्टेंस होती है, जिस मेटल में हम करंट फ्लो कराते हैं उसकी रेजिस्टेंस होती है।
तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप आ जाता है V और I में, जो कि उसके रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें कितनी करंट फ्लो होगी वोल्टेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। इक्वेशन 12.4, R is a constant for a given metallic wire at a given temperature and is called its resistance. It is the property of a conductor to resist the flow of charges through it. Its SI unit is ohm, represented by the Greek letter ohm according to the Ohm's law. जो अगर हम यहाँ पे R को हम देखें तो R किसके इक्वल होता है, V अपॉन I के इक्वल रहता है। R V अपॉन I के इक्वल रहता है। और अगर हम R का SI यूनिट लिखते हैं तो SI यूनिट क्या होगा, V का होता है वोल्ट, I का होता है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, अगर हम इसको साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग अगर हम इसका जो यूनिट लिखते हैं तो वो क्या होती है, ओम, जो कि जिस साइंटिस्ट ने इनके बिटवीन रिलेशनशिप प्रोवाइड कराया था तो उसके रेस्पेक्ट में इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम। ठीक है। जिसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इस तरह का होता है, हेडफोन के साइन का जैसा होता है जिसका रिप्रेजेंटेशन ओम का। ठीक है। If the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. That is 1 ohm is equal to 1 volt 1 divided by 1 ampere. मीन्स क्या होता है, अगर हम यहाँ इस जो ये रिलेशनशिप आया R V और I के बिटवीन के बीच में जो रिलेशनशिप आया, अगर हम एक एक वोल्ट मतलब एक एक यूनिट सबकी वैल्यू रख लेते हैं तो वोल्ट की मतलब V की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट रख दें, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर रख दें, तो R की जो वैल्यू आएगी वो भी 1 के इक्वल आएगी, तो वो 1 ओम R की वैल्यू आ जाएगी। Also from equation 12.5 we get I equal to V upon R। और हम इससे इस फॉर्मूले से दूसरी तरह से ये भी रख सकते हैं कि जो I की वैल्यू होती है वो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की रेशियो के इक्वल रहती है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 12.7 दैट द करंट थ्रू ए रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ। मीन्स ये क्या कह रहे हैं कि जैसे ये एक रिलेशनशिप आया है आई और वी और आर के बीच में, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जैसे अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं जो, तो क्या होता है, जो करंट होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो जो करंट होगा वो हाफ हो जाएगा। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और हम कुछ जो प्रैक्टिकल केस रहते हैं उसमें हम इस करंट को ऊपर मतलब इस जो करंट की वैल्यू उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, किससे, रेजिस्टेंस से। ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग इट्स वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। और जिस भी कंपोनेंट का हम यूज करते हैं कि जिससे उसे करंट की को कम या ज़्यादा करने के लिए जिस कंपोनेंट का यूज करते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। जो हमने यहाँ पे देखा था वेरिएबल रेजिस्टेंस का वो क्या होता है, सिंबल क्या होता है, इस तरह का होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम बढ़ा सकते हैं और ये कम कर सकते हैं, इससे आगे पीछे करके उसको कम या। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit। जो अभी हमने जो डिवाइस देखी थी जिससे कि रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा कर रहे थे उसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। वी विल नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम क्या स्टडी करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो लो अलग अलग होता है, क्या अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए या सेम होता है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम एक क्लोज सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि ये इस फिगर में शो हो रहा है कि ये एक क्लोज सर्किट हो गया। इसमें क्या क्या है
इसमें ये बैटरी लगी हुई है, एक मीटर लगा दिया हमने, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जो कि अब हम एक चीज़ नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि बैटरी के प्लस साइड से अमीटर का प्लस साइड कनेक्ट करते हैं और जो माइनस साइड है वो बैटरी के माइनस साइड की तरफ कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये क्लोज सर्किट में क्या क्या लगा दिया हमने, एक बैटरी लगा दी, एक अमीटर लगा दिया, एक की लगा दी, स्विच जिसको बोलेंगे, और ये साइड ओपन छोड़ दिया। इस साइड क्यों ओपन छोड़े, इस साइड में अब हम अलग अलग मटेरियल्स के कंपोनेंट का यूज करेंगे कि फिर उनको यूज करके देखेंगे कि जो करंट फ्लो होता है इस वायर में मीटर से, उसकी रीडिंग देखेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट के लिए जो करंट फ्लो होगा वो अलग अलग होगा या सेम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम हम एक नाइक्रोम का वायर ले लेते हैं, वो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे एक्स और वाई के बीच में। फिर हम इसको जो एक की है इसको ऑन करने के बाद फिर हम मीटर से जो करंट की रीडिंग को नोट करेंगे। फिर सेकंड टाइम हम क्या करेंगे कि सेकंड टाइम में हम 10 वाट का बल्ब ले लेंगे, उसको एक्स और वाई से कनेक्ट करके फिर हम यहाँ से जो की है इसको ऑन करके यहाँ से करंट फ्लो कराएंगे, फिर यहाँ से करंट की वैल्यू हम नोट करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो ये हमने दो अलग अलग चीज़ें ली थी कि नाइक्रोम का वायर और एक 10 वाट का बल्ब, इन दोनों के लिए जो करंट की वैल्यू है वो अलग अलग आई है अमीटर में। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि कि जो करंट होता है वो उसके मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल कंपोनेंट के मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। मीन्स जैसे जैसे अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए जो करंट होगी वो अलग अलग ही रहती है। ठीक है, इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। मीन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए जो करंट की वैल्यू जो आई हमारे पास, जो हमने मीटर से मेजर की थी वो अलग अलग हो गई अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए। वाई डू दे डिफर, ये अलग अलग क्यों हुई? सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन इजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाइल द अदर्स रेजिस्ट द फ्लो। ये क्यों होता है कि ये इसलिए होता है कि जो कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कि जब करंट फ्लो होता है वो इजीली पाथ प्रोवाइड करा देते हैं, और कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कि उनके जो फ्लो में वो रुकावट डालते हैं। तो इसकी वजह से ये अलग अलग वैल्यू आती है। वी नो डैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्यों होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरी तरह से फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, कंडक्टर में मूव करने के लिए। दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स अमॉन्ग विच दे मूव। वो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कुछ अट्रैक्शंस की वजह से वो एटम्स से कनेक्ट रहते हैं, वो पूरी तरह फ्री नहीं रहते। थस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्टेड बाय इज रेजिस्टेंस। इसलिए क्या होता है कि जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, क्योंकि उसमें जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्री मूव नहीं करने देते हैं। ठीक है, ए कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है, अ कंडक्टर हैविंग सम अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो उतना ही करंट को फ्लो, उसका फ्लो उतना ही कम होगा, उसमें करंट का फ्लो उसमें उतना ही कम होगा। अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स अ हायर रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। जो आइडेंटिकल साइज के कंपोनेंट होते हैं, मतलब जो एक ही तरह के कंपोनेंट होते हैं, उनका ऑफर्स अ हायर रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। और जो आइडेंटिकल साइज के कंपोनेंट होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो हायर होता है। पुअर मतलब जो कंडक्टर पुअर होते हैं, मीन्स जिनमें जो करंट है वो मतलब बहुत कम फ्लो करता है, तो वो उनका रेजिस्टेंस कैसा होता है, वो उनका रेजिस्टेंस हाई होता है। इन
एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। और कुछ जो इंसुलेटर्स होते हैं जो सेम साइज के होते हैं उनका रेजिस्टेंस कितना होता है, वो हाई होता है। अब सुनने, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। मीन्स फैक्टर्स है कि जिन जिन पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम एक एक्टिविटी करते हैं कि इसमें हम क्या कर लेते हैं कि एक क्लोज सर्किट ड्रॉ क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे उसमें एक बैटरी लगा देते हैं, एक अमीटर, और यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, और यहाँ से हम ये पॉइंट्स को ओपन रखते हैं अभी। अब ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं कि एक टाइम में ये फर्स्ट यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इस वायर को यहाँ पे जो ये 1 लिखा हुआ है ये वाला, ये वायर को हम कनेक्ट करते हैं 1 वाले वायर को। इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, ये इतनी है लेंथ। फिर हम यहाँ से अमीटर से इसकी रीडिंग लिखते हैं। अब सेकंड टाइम में हम क्या करते हैं कि इस 1 वाले को तो हटा लेते हैं, तो सेकंड टाइम में इसकी लेंथ को डबल कर देते हैं। मीन्स ये 2 वाला है जो है, इसकी लेंथ डबल कर दी। फिर इन दोनों सिरों को कनेक्ट करते हैं, वाइट से वाइट और ब्लैक से ब्लैक वाले को। फिर कनेक्ट करने के बाद फिर हम फ्लो कराते हैं करंट का, फिर यहाँ से करंट की वैल्यू नोट करते हैं। फिर थर्ड टाइम में क्या करते हैं कि जो ये वायर था फर्स्ट वाला, इसकी मोटाई बढ़ा देते हैं, इसकी मोटाई को डबल कर देते हैं। तो ये कौन सा मतलब थर्ड टाइप का वायर हो जाएगा कि इसकी मोटाई को हमने बढ़ा दिया। फिर इसको कनेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से अमीटर से करंट की वैल्यू को नोट करते हैं। और फोर्थ टाइम में क्या करेंगे कि हम इस वायर को हटा के अगर हम दूसरे मटेरियल का वायर यूज करेंगे कि सेम लेंथ का, जो फर्स्ट टाइम में हमने ली थी उस सेम लेंथ का दूसरा वायर को हम यूज करेंगे इसकी जगह। तो हम क्या पाते हैं कि जो ये हमने अलग अलग यहाँ पे एक्टिविटी की थी, ये फर्स्ट टाइम में फर्स्ट वाले को वायर को लिया था, सेकंड टाइम में उसकी लेंथ को डबल कर दिया था, थर्ड टाइम में फर्स्ट वाले वायर को लिया था पर उसकी मोटाई को बढ़ा दिया था, डबल कर दी थी उसकी मोटाई, और फोर्थ टाइम में उस वायर को चेंज करके दूसरे मटेरियल का हमने वायर ले लिया था। तो चारों कंडीशंस में जो करंट होगा उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। ये सब क्यों होता है? इट इज ऑब्जर्व दैट द अमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। मीन्स क्या होता है कि जब हम उस वायर की लंबाई को डबल कर देते, उसकी वायर की लेंथ को डबल करके उसमें कनेक्ट करते हैं, तो जो करंट होता है उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है। ठीक है। द अमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन अ थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ द सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। और जब उस वायर की मोटाई बढ़ा के हम उसको कनेक्ट करते हैं तो जो करंट है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मीन्स वो इंक्रीज हो जाता है फ्लो ऑफ करंट उसका। अ चेंज इन अमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन a wire of different materials of the same length and the same area of cross section is used। और अगर हम दूसरी फोर्थ वाली कंडीशन ले ले कि हम सेम लेंथ और सेम मोटाई का वायर यूज करें पर मटेरियल उसका दूसरा होगा, तो उसके लिए भी जो करंट फ्लो होता है वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है। On the applying Ohm's law, we observe that the resistance of the conductor depends on its length, on its area of cross section, on the nature of its material। Means तीनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है कि लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। अगर हम लेंथ बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और उसमें जो करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, करंट की वैल्यू कम हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देते हैं, मतलब उसकी मोटाई को बढ़ा देते हैं, तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है और जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। और अगर हम दूसरे मतलब नेचर का मटेरियल यूज करते हैं तब भी करंट की वैल्यू डिफरेंट आती है। Precise measurements have shown that resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length small l and the inversely proportional to the area of cross section capital A, that is R is directly proportional to small l। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के। मीन्स अगर जितना मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा और जो जितना लंबा वायर होगा
उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें कि ये जो दोनों इक्वेशन है इन दोनों को मर्ज कर दें तो हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये इनवर्स प्रोपोर्शनल वाला साइन को हटा के हम अगर इक्वल टू वाला साइन लगाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ती है यहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं, रो। ये इसको इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, रो। इसका जो ये है ये सिंबल होता है इस तरह का, इसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, वेयर रो इज वेयर rho is a constant of proportionality and is called the electrical resistivity। और इस रो को क्या बोलते हैं कि इस रो को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल की रेसिस्टिविटी बोलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द रेसिस्टिविटी इज ओम इनटू मीटर। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम इंटू मीटर होती है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल द मेटल एंड अलॉयज हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर टू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स like rubber and glass have resistivity of the order of 10⁻12 to 10⁻17 ohm into meter. Both the resistance and resistivity of a material vary with temperature. मीन्स रेसिस्टिविटी क्या होती है कि जिस मटेरियल की रेसिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, और जिस मटेरियल की जितनी रेसिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना कम उसमें उतना ही कम करंट फ्लो होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम रबर को ले लेंगे तो रबर में करंट फ्लो नहीं होता है, जबकि एक मेटल के वायर को ले लें, मीन्स कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर, उसमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस और जो रेसिस्टिविटी है ये दोनों टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है, वेरी करती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेसिस्टिविटी भी चेंज होती है। टेबल 12.2 reveals that the resistivity of an alloy is generally higher than of its constituent metal. Alloy do not oxide readily at high temperature. For this reason they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toaster, etc. Tungsten is used almost exclusively for filament of the electric bulbs, whereas the copper and the aluminum are generally used for electric transmission lines. मीन्स क्या होता है कि जो रेसिस्टिविटी होती है वो एलोय, मीन्स एलोय क्या होता है कि जब दो मेटल को मिला के एक मेटल बनाया जाता है, एक मेटल बनाया जाता है तो उनको एलोय बोलते हैं। मीन्स जैसे कि क्या होता है कि हमारे घरों में होते हैं बर्तन होते हैं, कांसे की थाली हो गई, वो भी दो मेटल से मिलकर बनी होती है, या कोई भी और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि उनको एलोय बोलते हैं। तो एलोय का जो रेसिस्टिविटी होती है वो जनरली हाई रहती है उनके कंस्टिट्यूएंट मेटल, मीन्स जिन मेटल से वो मिलकर बना होता है उनसे ज़्यादा रहती है। एलोय ऑक्साइड नहीं होते, मतलब वो जलते नहीं है, हाई टेम्परेचर पर भी नहीं जलते, इसलिए एलोय का यूज किया जाता है। एलोय का यूज कहाँ होता है, इनका यूज होता है इलेक्ट्रिक आयरन्स में, टोस्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है वो, पर वो जलती नहीं है। ठीक है, और टंगस्टन हो गया, टंगस्टन कहाँ यूज होता है, जो बल्ब होता है उसमें जो वायर गर्म होके चमकता है ना, ग्लो करता है, वो वायर टंगस्टन का होता है। ठीक है, तो वो बहुत गर्म हो जाता है, उससे कि इतना गर्म हो जाता है कि जो उसका बल्ब का बाहर वाला हिस्सा है, जो कांच वाला हिस्सा, वो भी गर्म हो जाता है, फिर भी वो पिघलता नहीं है, वो जलता नहीं है। और जबकि अगर हम बात करें कि कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करें तो ये कहाँ पे काम में आता है, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में काम में आते हैं, मीन्स वायरिंग के काम में आते हैं। यहाँ पे कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, उनकी रेसिस्टिविटी दी गई है कि जैसे कंडक्टर्स हो गए,
सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी और मैग्नीज, इनकी रेसिस्टिविटी दी गई है। ये लर्न करने की आपको नीड नहीं है, कोई नीड। ये रेसिस्टिविटी कितने टेम्परेचर पर दी गई है? 20 डिग्री सेल्सियस पर ये रेसिस्टिविटी दी गई है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जैसे कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर से वेरी करती है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करती है, तो इसलिए ये जो वैल्यू दी गई है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर दी गई है ये वैल्यू। अलॉय की दी गई है, अलॉय ऑफ Cu एंड निकल की कितनी है? 49 × 10⁻⁻6। नाइक्रोम की कितनी? नाइक्रोम किससे मिलकर बना होता है? कॉपर, मैग्नीज और निकेल से मिलकर बना होता है। सॉरी, नाइक्रोम मिलकर बना होता है निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन से। मैग्नीन किससे बना होता है? कॉपर, मैग्नीज और निकल से। और कॉन्स्टेंटन किससे बना होता है? कॉपर और निकल से। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, मीन्स जिनमें करंट फ्लो ही नहीं होता है, तो गिलास की रेसिस्टिविटी कितनी होती है? 10⁻10 to 10⁻14, मीन्स बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह हार्ड रबर, एबोनाइट। एबोनाइट क्या होता है? जो कुकर्स वगैरह में ब्लैक कलर के रबर टाइप में लगे होते हैं, उनको एबोनाइट बोलते हैं। डायमंड हो गया, पेपर हो गया, पेपर में भी करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये रेसिस्टिविटी पढ़ ली, हमने उनके बिटवीन रिलेशनशिप देख लिया, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बिटवीन रिलेशन पढ़ लिया, रेसिस्टिविटी पढ़ ली, रेसिस्टिविटी के एसआई यूनिट पढ़ लिया। एसआई यूनिट क्या होता है? ओम इंटू मीटर। और रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।